हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका क्यू ज्ञान में। तो आज हम 4 जून का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे इस वीडियो में। और जो एडिटोरियल्स और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसा कि आप जानते हैं, हम डेली कवर करते हैं पूरा डिटेल में। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो भी आपका जो न्यूज़पेपर है, आज का करंट अफेयर है, वो पूरा कवर हो जाएगा इस न्यूज़ में, इस वीडियो में। और उसके साथ साथ आप उसका नोट्स भी बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको फास्ट लगे तो आप उसको पॉज करके आप उसका नोट्स जो है जरूर बना लें, ताकि आप बाद में उसको रिवाइज कर पाए आपका टाइम टू टाइम। और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और पिछला जो वीडियोज है हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस का, उसको आप जरूर देखें, ताकि कि आपका जो एक अगर वो छूट गया हो वीडियो किसी दिन का, तो उसको आप जरूर देखें, ताकि आप जो है न्यूज़ से अपडेटेड रहें, करंट अफेयर से आप अपडेटेड रहें, अपने आप को अपडेट रखें। और इस वीडियो का आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस चैनल को बढ़ा सके। आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका न्यूज़ है, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन एसडीजीज ऑन क्लीन एनर्जी हेल्थ नीति इंडेक्स। ये बेसिकली कल जो नीति आयोग ने एक जो एनुअल निकलता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे इंडेक्स, इंडिया का इंडेक्स निकलता है, उसको कल निकाला था बेसिकली। तो इसमें जो देखा गया है बेसिकली, ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो क्लीन एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट और हेल्थ से रिलेटेड जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इंडिया के केस में। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स ने इसमें इंप्रूवमेंट दिखाया है कंपेयर टू 2020 के इंडेक्स से। लेकिन डिक्लाइन भी है, मेजर डिक्लाइंस किस एरिया में, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एज वेल एज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कुछ सेक्टर्स में, मतलब कुछ इंडिकेटर्स में हम कर सकते हैं डिक्लाइन है, और कुछ इंडिकेटर्स में जो है इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो इंडेक्स बेसिकली क्या दिखाता है, ऑब्वियस सी बात है कि इंडेक्स जो क्या होता है, वो कुछ चीजों को मेजर करता है। कोई भी इंडेक्स हो, आप ग्लोबल इंडेक्स ले ले, इंडियन इंडेक्स ले ले, तो कुछ चीजों को वो मेजर करता है। और उसका जो है ईयर टू ईयर, जैसे मान लिया अगर हर साल आता है इंडेक्स, या 2 साल में एक बार आता है, तो उसका प्रोग्रेस दिखाता है पिछले बेसिस पर, पिछले साल के बेसिस पर, पिछले इंडेक्स के बेसिस पर इस बार कैसा प्रोग्रेस रहा है। तो वही ये भी दिखाता है आपका इंप्रूवमेंट इन एसडीजीज। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, ये ग्लोबल है आपका। इसमें इंडिया के स्टेट्स का क्या प्रोग्रेस है, इसको ये दर्शाता है बेसिकली। तो स्टेट्स की रैंकिंग भी होती है इसमें। तो केरला अभी भी टॉप पोजीशन पर 10 है। थर्ड एडिशन ये बेसिकली इंडेक्स का है, तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन। एंड स्कोर इसका 75 है बेसिकली। और इसके बाद है तमिलनाडु सेकंड पे, फिर हिमाचल प्रदेश। और लोवेस्ट अगर नीचे से बात करें हम, तो बिहार, झारखंड, असम जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हुए हैं। लेकिन इन्होंने भी कुछ इंप्रूवमेंट दिखाया है पिछले बार के मुकाबले। सॉरी, ऑल द स्टेट्स जो है इंप्रूवमेंट है इसमें। ये गोल जो बेसिकली क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको मैं आगे बताऊंगा अभी। तो ये बेसिकली 17 गोल्स है कुछ, जो है ना यूनाइटेड नेशंस ने डिसाइड किए थे। 2030 तक का डेडलाइन है। तब तक जो है, जो ऑल ओवर द ग्लोब, सिर्फ इंडिया नहीं, सारे कंट्रीज को इसको अचीव करना है। कुछ टारगेट्स दिए गए हैं, लीगली बाउंडिंग नहीं है, बट एक कंसेंसस बनाता है कि हम इसको अचीव करेंगे। तो ये 2018 में बेसिकली नीति आयोग ने इस इंडेक्स को लॉन्च किया था, कि मॉनिटर करने के लिए कंट्रीज का प्रोग्रेस, इंडिया का प्रोग्रेस कैसा है इस गोल्स के ऊपर में। और स्टेट्स को बेसिकली देखने के लिए, स्टेट्स की रैंकिंग करने के लिए। और इससे क्या होगा, स्टेट के बीच में कम्पिटिटिव स्पिरिट आएगा, कंपटीशन आएगा कि भाई वो स्टेट तो हमसे आगे निकल गया इस गोल के बेसिस पर, इस गोल में, इस टारगेट में, तो हमको भी उसमें काम करना है, हमें भी आगे निकलना है। तो कंपटीशन की भावना जो है स्टेट्स के बीच में आएगी, और इससे क्या होगा, स्टेट एक दूसरे से कम्पीट करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम गोल जो है जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। तो इसमें जो बताया गया, दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो चीज है, कि जो इंडेक्स है उसका बेसिकली इन्होंने पैरामीटर्स को जो लिया गया थे शुरू में, उसको चेंज किया गया 2019 में। इकोनॉमी से रिलेटेड जो है, इक्वलिटी से रिलेटेड जो है, पहले इकोनॉमिक इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस था। इक्वलिटी आप कर सकते हैं, जैसे कि कुछ कम्युनिटी के बीच में इक्वलिटी कितनी है, उसमें पहले जो है इकोनॉमिक इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस था आपका। अब जो है सोशल इक्वलिटी को बेसिकली इंडेक्स मेजर कर रहा है। इसको हम जैसा देख लेते हैं यहाँ पे जो बताया गया है। तो 2019 में जो है इंडिकेटर्स फॉर इनइक्वलिटी जो था, उसमें क्या था, उस समय इंडिकेटर क्या था, ग्रोथ रेट फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पर कैपिटा, एक्सपेंडिचर कितना ग्रोथ हुआ है एमंग बॉटम 40% ऑफ रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। तो नीचे सबसे पॉपुलेशन, सबसे नीचे जो पॉपुलेशन 40%, उसमें एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है। एज वेल एज गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, ये इनइक्वलिटी दिखाता है एक तरह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इनइक्वलिटी इन रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड। 2018 का इंडिकेटर जो था, उसमें पल्मा रेशियो भी इंक्लूडेड था, अनदर मेट्रिक फॉर इनकम इनइक्वलिटी। तो पहले जो इकोनॉमिक इनइक्वलिटी पे ज्यादा फोकस था इंडेक्स का। तो अब जो 2020 से क्या हुआ, ये इकोनॉमिक मेजर जो इसको उन्होंने नीति आयोग ने अपने इंडेक्स में शिफ्ट कर दिया, चेंज कर लिया, ओमिटेड फ्रॉम द इंडिकेटर्स यूज इन एसडीजी 2020 एडिशन। तो 2020 का जो एडिशन था, उसमें इस इंडेक्स को थोड़ा ट्वीक किया, इन्होंने चेंज किया।
अब क्या है, इंस्टीड इट गिव्स ग्रेटर वेटेज टू सोशल इक्विटी को ज्यादा इसमें वेटेज दिया जा रहा है इस इंडेक्स में। जैसे कि सोशल इक्विटी का क्या मेजर है, क्या पैरामीटर है, तो परसेंटेज ऑफ वीमेन एंड शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिप्रेजेंटेटिव इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड पंचायती राज। तो अब ये मेजर कर रहा है, ये इंडेक्स इनइक्वलिटी को ही मेजर कर रहा है, बट सोशल इनइक्वलिटी को मेजर कर रहा है कि भाई सोशल इक्विटी क्या, कि वीमेन और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग जो है कितने जो प्रतिनिधि उसमें है स्टेट असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेचर में और पंचायती राज में। एंड द लेवल ऑफ क्राइम, कितना क्राइम जो है अगेंस्ट SC/ST कम्युनिटी कमिट हुआ है, कितना कम हुआ है, ज्यादा हुआ है। अभी जो सिर्फ इकोनॉमिक इंडिकेटर की बात करें इक्वलिटी को देख करके, जो सिंगल इकोनॉमिक इंडिकेटर है वो है आपका परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन द लोवेस्ट टू वेल्थ क्विंटल्स। तो लोवेस्ट टू वेल्थ में जो है कितने लोग अभी हैं, कितने कम हुए हैं, वो बेसिकली अब ये देखता है। इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात करें तो सिर्फ एक ही इंडिकेटर बचा है, पहले जो था ये इंडिकेटर्स थे। तो ये ट्वीक जो एक तरह से हुआ है, सोशल इक्वलिटी पे ज्यादा फोकस नीति आयोग कर रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका एक, इसे हमने देखा बेसिकली क्रॉस 16 स्कोर ऑफ 100 मतलब होता है कि स्टेट है उसने अचीव कर लिया वो टारगेट को, 0 मतलब अभी तक स्टेट बॉटम ऑफ द टेबल है। ठीक है, तो मोटा मोटी जो स्कोर्स आप देख रहे हैं तो 52 से आई थिंक 79 है 2020 का इंडेक्स स्कोर। और इसमें अलग अलग इंडेक्स पे गोल के वाइज में जो गोल वाइज जो है क्या क्या स्टेट्स टॉप पे हैं उसका बताया गया है। इसी से इसका जो एक्सटेंशन एक आर्टिकल है आपका SDG that do not deal directly with wages and industrial growth better reflect fact that the India's economic has taken beating over the last year। तो ये बेसिकली इसमें देखा गया जो कि वेजेज और इंडस्ट्री से नहीं रिलेटेड है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। और इंडिकेशन ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर बोथ सॉ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो ये बेसिकली कुछ इंडिकेटर्स है, गोल्स है जिसमें कि इंप्रूवमेंट देखा गया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की हम थोड़ी बात कर ले, ये आपके जाने की जरूरत है, प्रीलिम्स में ज्यादा और मेंस में भी आप इसको इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हैं। ये बेसिकली क्या है, डेवलपमेंट विच मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। तो सस्टेनेबल जो होता है बेसिकली, ये टर्म आपको एनसीईआरटी किताब में भी मिल जाएगा, इसके ऊपर सवाल भी पूछा गया है पहले। तो ये बेसिकली क्या है कि सस्टेनेबल कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी जो प्रोग्रेस आप कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल होना चाहिए। उसका क्या मतलब है भाई कि आप तो अपना तो नीड्स आपका पूरा हो ही, लेकिन आपको साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली पीढ़ी है उसका भी देखना है नीड्स की, वो भी अपनी नीड्स को पूरा कर सके। ऐसा नहीं आपने आज ग्रोथ तो कर लिया लेकिन आने वाली फ्यूचर जनरेशन पर बर्डन डाल दिया आपने, वो अपना जो नीड्स, उनका जो बेसिक नीड्स है वो मीट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि पॉल्यूशन एक तरह से हो गया आपका, एक सिंपल में एग्जांपल दे रहा हूँ। पॉल्यूशन अगर आप आज बढ़ाएंगे, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर जनरेशंस को जो है उस चीज से डील करना पड़ेगा। फ्यूचर जनरेशन, आज की पीढ़ी मान लीजिए खत्म हो जाएगी, तो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए पॉल्यूशन से डील कर पाना, एक क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो उनको नहीं मिलेगा, जो उनकी भी बेसिकली नेसेसिटी है, बेसिक नीड है। तो वही चीज जैसे एक तरह से आप कह सकते हैं बजट, मान लीजिए आप है, अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप बेसिकली कर्जा लेते हैं अपना इकोनॉमी चलाने के लिए, तो आने वाली जनरेशन से उस कर्ज का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों चुकाना होगा, तो सस्टेनेबल जो है फिजिकल पॉलिसी नहीं होगी। ये बेसिकली सस्टेनेबल टर्म का मतलब है। तो सस्टेनेबल यूनाइटेड नेशंस ने लॉन्च किया था 2030 एजेंडा 2015 में बेसिकली लॉन्च किया गया था। मेन जो इसका एक्शन है कि पॉवर्टी को हम खत्म करें और सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाए 15 सालों में, 15 से 30 के बीच में। तो 30 इसका डेडलाइन जैसे हमने देखा अभी। इसमें 17 गोल्स है और इन गोल्स के अंदर में जो अलग अलग टारगेट्स दिए गए हैं, टोटल टारगेट जो है 169 टारगेट्स है, किसी में कम टारगेट है, किसी में ज्यादा टारगेट्स है, जिसको 2030 तक जो है 2030 तक अचीव करना। बेसिकली लीगली बाइंडिंग नहीं है, बट तो कि सारे देश इसके मेंबर थे, सारे देश ने कंसेंसस के साथ इसको माना है अपने हिसाब से, तो इसको अचीव करने में सभी लगे हुए हैं। तो सारे फ्रंट्स पे चाहिए, गवर्नमेंट को भी करना है, बिजनेसेस को भी करना है, कुछ कुछ सिविल सोसाइटी को, पीपुल, तो सभी का इसमें रोल है कि आप सब जो है लग करके इस गोल को हमें अचीव करना है। ये मोटा मोटी गोल है जो पिक्टोरियल फॉर्म में आप देख रहे हैं 1 to 17। तो पॉवर्टी, इसके अंदर कुछ टारगेट्स हैं, ये तो गोल्स हो गए। इसके अंदर जो है टारगेट्स में क्या, नो पॉवर्टी मतलब क्या, कितने पॉपुलेशन आपका पॉवर्टी होना चाहिए, कितना पॉवर्टी का लेवल क्या होना चाहिए, वो सारा टारगेट के अंदर में दिया गया है। उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो वो। तो जीरो हंगर हो गया, हेल्थ वेलबींग पर है, एजुकेशन पर है, जेंडर इक्वलिटी हो गई, क्लीन वाटर सैनिटेशन हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, अफोर्डेबल भी होना चाहिए, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज में हमने कहा भी परफॉर्मेंस कम हुआ इंडिया का, रिड्यूस इनइक्वलिटीज, ये जो हमने देखा इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज और सोशल इक्वलिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज भी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, कंजम्पशन भी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन जैसे हम करते हैं कि भाई अनलिमिटेड आप कंजम्पशन कर रहे हैं, तो वो भी बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्लाइमेट एक्शन,
लाइफ बिलो वाटर उसके लिए भी ध्यान रखा गया है इसमें, लाइफ ऑन लैंड पे भी, और पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये बेसिकली मोटा मोटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, इसको आप थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, जर्नलिस्ट नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट सिटीजन चार्जेस। ये बेसिकली जो विनोद दुबा एक जर्नलिस्ट हैं जिनके अगेंस्ट सिटीजन चार्जेस चल रहा था, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन कर दिया, हटा दिया है। चार्जेस क्या था, बेसिकली क्रिटिकल रिमार्क्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर यूनियन गवर्नमेंट इन यूट्यूब टेलीकास्ट उन्होंने किया था। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना 60 साल पुराना तकरीबन वर्डिक्ट जो है उसको फिर से इंप्लीमेंट किया, फिर से लेके आई है कि स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ऑफ डिस अप्रूवल अबाउट द रूलिंग रिजीम डिड नॉट अमाउंट टू सिटीजन। सिटीजन बेसिकली जो है बहुत बार हमने देखा है अभी, बहुत बार जो है गवर्नमेंट इसको लगाती है कुछ लोगों पर, और उसका जो है क्रिटिक्स आता है न्यूज़पेपर में, हमने पढ़ते होंगे कि ये गलत चार्जेस हैं, इसको नहीं लगाना है आपको, सिटीजन का ये एक्ट नहीं है। तो उसी पर फिर से ये भी एक आर्टिकल है आपका, सिटीजन को आप जरूर एक तरह से आप नोट्स अलग से बना सकते हैं। ये आर्टिकल क्या है, इसको हमने पहले भी देखा बहुत सारे वीडियोज में, ये आर्टिकल है क्या स्पेशली, और इस पर क्या क्या मिसयूज के केसेज आए हैं, कैसे इसको हम सुधार सकते हैं। तो इसी को बेसिकली इसी पर आप इसको भी नोट कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कि अगर आपको कोई भी आदमी अगर डिसअप्रूवल कर रहा है बेसिकली गवर्नमेंट के अगेंस्ट में स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है, तो वो सिटीजन नहीं है। और इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ एवरी जर्नलिस्ट टू क्रिटिसाइज इवन ब्रूटली द मेजर ऑफ द गवर्नमेंट विद द व्यू ऑफ इंप्रूविंग और अल्टरिंग देम थ्रू द लीगल मीन्स। तो ये कोई भी जर्नलिस्ट कर सकता है कि भाई आप जो है गवर्नमेंट की स्कीम से, गवर्नमेंट के प्रोग्राम जो है, मेजर्स जो है जो गवर्नमेंट ने अपना काम किया है उसको ब्रूटली मतलब बहुत हद तक उसको क्रिटिसाइज कर सकता है, अगर उसका इंटेंशन ये है कि उसको इम्प्रूव गवर्नमेंट करे। क्योंकि अगर आप क्रिटिसाइज करें मतलब उसकी कमियां बता रहे हैं, तो कमी अगर आप बता रहे हैं तो गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव कर सके तो लीगल मीन्स, तो वो सिटीजन नहीं होगा, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सिटीजन। तो राइट टू अटर ऑनेस्ट एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म, ये आपका राइट है, और ऑनेस्ट और रीजनेबल क्रिटिसिज्म आप कर सकते हैं। ये सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कमिटी के लिए। इसमें बेसिकली इनका 59 ईयर पुराना जो जजमेंट था 1962 केदारनाथ सिंह वर्डिक्ट, इसको बेसिकली इन्होंने अपहेल्ड किया, इसको बेसिकली माना है सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कि कमेंटिंग इन स्ट्रॉन्ग, इसमें क्या कहा गया था, कमेंटिंग इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स में अगर आप बेसिकली ब्रूटली जो बेसिकली स्ट्रांगली जो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेजर्स और एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट का जो कोई भी काम उन्होंने किया है, और इस एजेंसीज सो एज टू एमेलियोरेट द कंडीशंस ऑफ द पीपल, लोगों की कंडीशन सुधर सके उस आपके अगर एक्ट से, और टू सिक्योर कंसिडरेशन और अल्टरेशन ऑफ दोज एक्ट, और गवर्नमेंट ने जो स्कीम या एक्ट जो किया है, काम किया है, उसको वो सुधार सके आपके क्रिटिसिज्म के बाद। बाय लॉफुल मीन्स विदाउट, ये आप ध्यान रखें, विदाउट एक्साइटिंग दोज फीलिंग ऑफ एनिमिटी एंड डिसलॉयल्टी। आपको ऐसा नहीं करना कि बेसिकली आप झगड़ा करा दे या डिसलॉयल्टी जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट कराएं लोगों के बीच में, वो नहीं कराना है, बट आपको जो लीगली लॉफुल मिल के थ्रू आपको जो है क्रिटिसाइज आप कर सकते हैं। जिससे ऐसा नहीं करना कि उससे आपको मान लीजिए झगड़ा जनरेट हो गया, वायलेंस शुरू हो जाए, वो नहीं करना आपको, बट आप लॉफुली जो है सिंपल तरह से आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जर्नलिस्ट जो है इंटाइटल टू प्रोटेक्शन अंडर केदारनाथ सिंह जजमेंट। ये जजमेंट था आपका 1962 का, सेक्शन 124 सेडिशन को लेकर के है। इसमें कहा गया था कि वाज इंटेंडेड ओनली टू पनिश सबवर्जन ऑफ ए लॉफुली एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट थ्रू वायलेंट मींस। तो इसके लिए बेसिकली सेडिशन है कि आप जो है गवर्नमेंट को हटाना चाह रहे हैं, बेसिकली सबवर्जन कर रहे हैं थ्रू वायलेंट तरीके से, वो सेडिशन होगा, अदरवाइज ये सेडिशन नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये बेसिकली। इसके अलावा एक और इसमें इंपॉर्टेंट जो है, विनोद दुआ ने कहा कि भाई आप एक कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि आप ऐसा जजमेंट दे कि जो FIR एज ए जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट ऑफ 10 ईयर एक्सपीरियंस, जो जर्नलिस्ट 10 साल के एक्सपीरियंस के, उनके अगेंस्ट FIR रजिस्टर ना हो सके अनलेस एक कमिटी उसको क्लियर करे। कमिटी क्या होगी ये भी उन्होंने सजेशन दिया था, बट सुप्रीम कोर्ट ने माना नहीं इसको। कमिटी जब कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या उनके नॉमिनी और लीडर ऑफ अपोजिशन उस स्टेट में जो है हाउस में, और होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये कमेटी बनाई जाए हर स्टेट में, और इनके रिकमेंडेशन के बाद ही बेसिकली किसी जर्नलिस्ट जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके अगेंस्ट FIR लॉज हो अगेंस्ट इन चार्जेज ऑफ सेडिशन। इसको बेसिकली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमारी अथॉरिटी नहीं है, ये बेसिकली लेजिस्लेचर का डोमेन है, वो अपने कानून में सुधार कर सकता है, अभी के कानून में ऐसी कोई भी कमेटी की बात नहीं है। तो ये आप मोटा मोटी लिख सकते हैं, सजेशन मान लीजिए आता है सजेशन पे, तो आप इस सजेशन को लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड में या सजेशन पे कि हम ऐसी कमेटी बना सकते हैं जिससे जो है केसेस जो है प्रिविलेज कंप्लेंट जो है बेसिकली वो नहीं हो। ठीक है, ये मोटा मोटी इसका मैटर है। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, टॉक्स ऑन विद फाइजर JJ एंड मॉडर्ना मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। क्योंकि वैक्सीन को शॉर्टेज को लेकर हम जो देख रहे हैं आर्टिकल्स, तो उसको लेकर के गवर्नमेंट एक और कदम बढ़ाया है कि उन्होंने अलाउ किया है टॉक, बेसिकली बातचीत चल रही है इनकी फॉरेन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ
टू कैरी आउट लोकल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे वो कर सके। इसके अलावा वैक्सीन इंक्रीज सप्लाई करने के लिए भी गवर्नमेंट लगी हुई है, यूएसए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है लगी हुई है। और ऑलरेडी जो है बेसिकली जो है एक जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो रही है आपके बायोलॉजिकल ई फर्म जो है वो बेसिकली ट्रायल कर रहा है, क्या ना फेज 3 ट्रायल में है एक ड्रग। उसके साथ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टाई अप किया है, 30 करोड़ डोजेस को रिजर्व कर लिया है। मतलब कि 30 करोड़ जो कोविड वैक्सीन वो बनाएगी, अभी जो बनी नहीं है उसको गवर्नमेंट ऑलरेडी उसे परचेज कर लिया है, एक तरह से 30 करोड़ का डोजेस अगस्त से दिसंबर के बीच में कंपनी बनाएगी, उसमें से 30 करोड़ डोज इनको गवर्नमेंट को देना होगा। अब ये फेज 3 ट्रायल में चल रहा है ये वैक्सीन, हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। इसी का ये आर्टिकल 8वां नंबर पेज पर है। ये बेसिकली क्या है आपका आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन। ये वैक्सीन जो बेसिकली फेज 3 ट्रायल में चल रही है और फ्यू मंथ में अवेलेबल, अगस्त से बेसिकली अवेलेबल हो सकती है। और गवर्नमेंट ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट किया है, इस वैक्सीन के रिसर्च में। प्री क्लिनिकल ट्रायल से फेज 3 स्टडीज तक गवर्नमेंट ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, तो गवर्नमेंट इसको कुछ पैसा दे करके अभी रिजर्व रखा है 30 करोड़ डोजेस को। 1500 करोड़ रुपए बेसिकली एडवांस में दे भी दिया गया है वैक्सीन को शॉर्टेज को देखते हुए। नेक्स्ट जो आपका इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, सीरम इंस्टीट्यूट टू सीक्स इंडेमनिटी फ्रॉम लायबिलिटी। तो ये बेसिकली जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स है बेसिकली फाइजर मॉडर्ना, उनको बेसिकली इंडेमनिटी का भी भरोसा दिया है अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स। कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई इंडेमनिटी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा इन केसेज ऑफ अगर कुछ आपका सीवियर साइड इफेक्ट होता है आपके वैक्सीन लेने के बाद। तो इनका डिमांड था बेसिकली। सीरम इंस्टीट्यूट जो इंडिया बेस्ड आपकी कंपनी है जो कोविशील्ड बना रही है, उन्होंने भी बोला कि हमें भी इंडेमनिटी का दिया जाए, क्योंकि सभी के लिए बेसिकली रूल्स जो है बराबर होने चाहिए। तो ये बेसिकली है इंडेमनिटी। अभी तक अगर हम कहें तो नो इंडियन वैक्सीन कंपनी हैज एवर पेड इंडेमनिटी। कोई भी इंडेमनिटी उन्होंने पे नहीं किया। इंडेमनिटी मतलब क्या होता है, कोई अगर क्लेम करता है कि नहीं इस वैक्सीन को लेने के कारण या इस दवाई को लेने के कारण हमें सीवियर साइड इफेक्ट हो गया, मुझे कुछ और बीमारी हो गई, डेथ हो गया, तो अगर वो प्रूव हो जाता है तो कंपनी को कुछ इंडेमनिटी क्लॉज के अंदर में कुछ उनको कंपनसेशन देना पड़ता है। तो इसको अभी तक वैसा आज तक हुआ नहीं इंडिया के केस में। ऑलरेडी बहुत सारी वैक्सीन लगी है और नाइदर द यूनियन गवर्नमेंट द बिगेस्ट वैक्सीन यूजर डन सो। तो ये बेसिकली आज तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जो है फॉरेन कंपनीज को यहाँ लाने के लिए कि वो यहाँ पे वैक्सीन सप्लाई कर सके, क्योंकि हमारे यहाँ शॉर्टेज है, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए तैयार हुई है कि हम इंडेमनिटी देंगे आपको। तो ये था अभी तक फ्रंट पेज का आर्टिकल। अब हम मूव करते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर एक बार सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी आप शेयर करें इस लिंक को। पहला जब एडिटोरियल है वो है रूरल हेल्थ केयर नीड्स फिक्सिंग एंड हाउ एंड नाउ, सॉरी। तो ये बेसिकली जो है एक तो पॉलिटिकल थोड़ा है, लेकिन फिर भी इसमें बताया गया कि कैसे हेल्थ केयर को, स्पेशली रूरल हेल्थ केयर को हमें फोकस रखना चाहिए। सेकेंड वेव को हम देखें तो रूरल हेल्थ केयर किया है और वहां पर हमें क्या करने की जरूरत है, ये मोटा मोटी इस आर्टिकल में बताया गया है। तो रूरल हेल्थ एरियाज का प्रोवाइड रेगुलर एंड कम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर नीड्स गाइडेड बाय डब्ल्यूएचओ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो ये जब ऑब्वियस सी बात है, डब्ल्यूएचओ का क्या प्रिंसिपल है, इंडिया का प्रिंसिपल है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होना चाहिए। तो ये हेल्थ केयर फैसिलिटीज रूरल एरिया में भी होनी चाहिए, चाहे वो प्रिवेंशन के लिए, प्रमोशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन। सेकेंड वेव में हमने देखा बेसिकली रूरल एरिया में भी काफी इन्फेक्शन बढ़ा है आपका कोविड का, और क्योंकि वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण वहां पर और ज्यादा केसेस ऑफ मोर्टेलिटी हमें देखने को मिला है। तो इन्होंने फिर बेसिकली राज्यसभा में जो है ना हेल्थ मिनिस्टर ने अपना बताया था कि हमारे यहाँ भी सजेस्ट दैट 29,337 प्राइमरी हेल्थ सेंटर आर रिक्वायर्ड, रूरल एरिया में चाहिए। इंडिया के पास इतना है, शॉर्टफॉल इतने का है। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 1 पीएससी फॉर 25 विलेजेस के लिए, इस अगर हम आंकड़े से जाए तो, इस फिगर से जाए तो। लेकिन इनका वी शुड हैव एक्सपेंडेड पीएससी फॉर एवरी 10 विलेज। हमें 10 विलेजेस पर एक रखना चाहिए, 25 विलेजेस पर एक नहीं हो सकता, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तकरीबन 10 विलेजेस पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ सम बेड्स एंड अदर मिनिमम नेसेसरी फैसिलिटीज। इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, जो कि बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब कर सकते होता है, तो उसमें भी बेसिकली हमें बढ़ाने की जरूरत है। शॉर्टफॉल, उसके अलावा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहां पर हैं भी, वहां पर स्पेशलिस्ट की बहुत ही कमी है। तकरीबन 81%, 82% जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो वहां पर नहीं है। क्योंकि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बेसिकली बड़ा सेंटर होता है जहां पर की स्पेशलाइजेशन अलग अलग तरह के जो भी ब्रांचेज है मेडिसिन की, उसमें अलग अलग डॉक्टर है, स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर बैठते हैं, वो वहां पे काफी कमी है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें 2020 की, तो इंडिया में जो फिगर आपका 8 हॉस्पिटल बेड्स है
फॉर पॉपुलेशन 10,000 पे 8 हॉस्पिटल बेड है, जबकि चाइना को हम देखें तो 40 बेड है 10,000 पे। तो ये बेसिकली काफी बड़ा गैप है, अगर हम देखें तो 5 गुना ज्यादा बेसिकली गैप है, तो इसको हमें भरने की जरूरत है। तो उसके बाद इन्होंने हरियाणा की बात की, इंपॉर्टेंट नहीं कि हमने क्या किया नहीं किया। तो तो यहाँ पर वर्ल्ड की बात, सॉरी इंडिया की बात करें पूरा ओवरऑल, तो तकरीबन 139 करोड़ का पॉपुलेशन जो है उसमें उसमें तकरीबन 91 करोड़ लोग जो हैं वो विलेजेस में रहते हैं, और देयर एटलीस्ट 10% ऑफ पीपल, अर्बन एरिया के जो 10% लोग हैं वो भी पार्शियली जो है सेटल है विलेज में, क्योंकि बहुत बार जाते आते रहते हैं, वहाँ पे गांव उनका है, कुछ दिन यहाँ पे काम किया फिर गांव में आकर सेटल हो गए। तो अगर हम जोड़े तो काफी लोग जो है विलेजेस से ताल्लुक है, विलेज में रहते हैं पार्शियली और फुल्ली। इसलिए विलेज हेल्थ केयर को बढ़ाने की, हमें मजबूत करने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इसके अलावा ये तो कोविड का हो गया, उसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो है, नॉट कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर चीजें, ये भी बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा बेसिकली इंडिया में स्प्रेड है, तो इसको डील करने के लिए भी हमें हेल्थ केयर को बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर डब्ल्यूएचओ का एस्टिमेट देखा जाए तो बेसिकली एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस अगर देखा जाए तो उसमें तकरीबन नियरली 41 मिलियन, 71% ऑफ ऑल डेथ ग्लोबली, जितना होता है ग्लोबली 71%, एंड 60% ऑफ ऑल डेथ इन इंडिया, ये बेसिकली इन डिजीजेस के कारण होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को। इसको हम रोक सकते हैं बेसिकली अगर हेल्थ केयर हमारा स्ट्रांग हो, पहले पर उस लोगों को डील कर सके उससे। और ऐसे लोग जो मोबिलिटी बेसिकली इनको पहले से डिजीज है, वो बेसिकली पेंडेमिक अगर हमने देखा बेसिकली कोरोना में वो ज्यादा वनरेबल है, ज्यादा उनको मोर्टेलिटी, उनको ज्यादा ये हो सकता है कि ज्यादा डेथ उनमें देखने को मिला है हमें। तो अगर हमारा हेल्थ सेंटर अच्छा रहेगा तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे ही हम उसको पहले डिटेक्ट कर पाएंगे। बहुत सारी सेव लॉट्स ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज बीइंग स्पेंट एट टर्शियरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी पे अगर आप उसको डिटेक्ट कर लेंगे, उसको क्योर कर लेंगे, तो टर्शियरी हेल्थ केयर पे कम बर्डन पड़ेगा। तो दे शुड हैव हेल्थ डेटा ऑफ पीपल। उसके अलावा क्या करने की जरूरत है भाई, हेल्थ डेटा ऑफ लोगों का होना चाहिए उस एरिया में, विलेजेस में। इट विल इनेबल them to identify those likely to slip into secondary और tertiary केयर जोन। तो उसको हम पहले ही ट्रीट कर सकें। हेल्थ डेटा हमारे पास होगा तो पता होगा भाई कि कौन कौन लोग जो है क्रिटिकल हो सकते हैं, उसको पहले हम ट्रीट करें। रेगुलर हेल्थ कैंप लगाने की जरूरत है, जिससे कि हम इन लोगों को आइडेंटिफाई कर सके कि इनको क्या बीमारी है, शुरू में ही आइडेंटिफाई कर सके। क्योंकि अभी से बात, अगर आप डिजीज की देखें तो जितना जल्दी डिटेक्ट होता है उतनी आसानी से वो क्योर हो सकता है। और इसके अलावा स्पेशलिस्ट की जरूरत है, जो हमने देखा 82% जो है तकरीबन शॉर्टफॉल है, उसको हमें भरने की जरूरत है। तो ये मोटा मोटी रूरल हेल्थ पर जो है आप इन सजेशंस को ले सकते हैं। और क्या डेटा जो फिगर है यहाँ पर आप देखना, फिगर्स जो है इसको भी आप अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ओवरऑल इंडिया का फिगर, ये हरियाणा स्पेसिफिक जो आपका जो स्कीम इन्होंने लेके आए उसको आपको इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पैराग्राफ को आप पूरा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है एडिटोरियल, कमेंट्स टू अवॉइड इन लॉन्ग स्टैंडिंग स्टाइल। ये बेसिकली जो है बांग्लादेश इंडिया रिलेशन को लेकर के है। यहाँ ये जो राइटर हैं बेसिकली फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर रह चुके हैं बांग्लादेश के, और फॉरेन सेक्रेटरी भी। तो इन्होंने बेसिकली जो है एक तो पहले इंट्रोडक्शन जो दिया है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था थोड़ा दिन पहले कि ये एक सिंगापुर का एक वेरिएंट है जो कि बेसिकली बच्चों को असर कर रहा है, तो हमें फ्लाइट्स रोक देनी चाहिए बेसिकली सिंगापुर के साथ। उसको बेसिकली फिर बाद में जो ओवर रिएक्शन के बाद मैटर एग्जेजरेट होने के बाद जो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने इसको नकार दिया, बोला कि रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स है। इसके बाद ये तो इंट्रोडक्शन हो गया इनका इस आर्टिकल का। इसके बाद इन्होंने कहा कि सिमिलरली जो है होम मिनिस्टर ने भी, जो अभी इलेक्शन हुआ था वेस्ट बंगाल का, उसमें कुछ बांग्लादेश के अगेंस्ट भी स्टेटमेंट दिए थे। जैसे कि होम मिनिस्टर ने कहा था इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स एज वर्मिन है दैट ही वुड पुश इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो वो बे ऑफ बंगाल में धकेल देंगे उनको, एंड दैट इम्प्लाइड दैट पुअर पीपल इन बांग्लादेश वर स्टार्विंग, वो स्टार्व कर रहे हैं विद जूस। तो ये बेसिकली जो है एक गलत स्टेटमेंट, इसको भी आपको जो है फॉरेन मिनिस्टर को उस समय रोकना चाहिए था सिमिलरली, क्योंकि बांग्लादेश में हमारा एक अच्छे मित्र हैं। इसी के ऊपर वैसे उन्होंने पूरा आर्टिकल बताया है कि क्या क्या इंडिया के साथ बांग्लादेश का रिलेशन रहा है। कुछ खास इसमें इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, जैसे कि यहाँ पे सबसे बांग्लादेश ने क्या किया है। तो जो अभी शेख हसीना जो बेसिकली वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है आई थिंक, तो उन्होंने बेसिकली बहुत अच्छा काम किया। अगर इंडिया के रिलेशन में हम देखे थे तो सी हैज मेंटेन विजिलेंट सुपरविजन ओवर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट। मुस्लिम फंडामेंटल टेररिस्ट जो है, जो इंडिया में काम कर रहे हैं, बेसिकली इंडिया को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर विजिलेंट है। एज वेल नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट ग्रुप जो है उनको शेल्टर देने से मना कर दिया, बांग्लादेश में बेसिकली शेल्टर नहीं मिल रहा है।
इसके अलावा कनेक्टिविटी जो है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट के साथ उसको बेहतर करने में बांग्लादेश ने सहयोग किया, अपना जमीन भी दी है, अपनी रिवर को यूज करने के लिए दिया है, बांग्लादेश पोर्ट्स को भी यूज हम कर रहे हैं कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा इंडिया इन्वेस्टमेंट भी किया है, उसको भी इंकरेज किया गया है। वहाँ पर तकरीबन 1 लाख इंडियन नेशनल्स नाउ लिविंग एंड वर्किंग दैट कंट्री, बांग्लादेश में काम कर रहे हैं। उसकी तो बहुत जल्द हो भी सकता है कि फ्री मूवमेंट जो है कैपिटल और कॉमर्स का जो है स्टार्ट हो सके इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इन सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ने भी काफ़ी हेल्प जो है बेसिकली इंडिया का किया है, इंडिया का सहयोग है, ट्रेडिंग पार्टनर हमारा अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है। इसको देखते हुए हमें रिलेशन को मजबूत रखने की जरूरत है, ये स्टेटमेंट को हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। यही मोटा मोटी है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। नेक्स्ट जो आपका एडिटोरियल है, स्पीड ओवर ऑप्टिक्स, ये बेसिकली लिबरलाइज वैक्सीन पॉलिसी को लेकर के ही है कि एक तो बेसिकली जो है वैक्सीन कंपनी से स्टेट निगोशिएट कर रही है, वो हो नहीं रहा है। डोजेज हम कितना देखें, कितना डोजेज दिया गया मई में कंपेयर टू प्रीवियस मंथ, तो मई में तकरीबन 6 करोड़ डोजेज मतलब कि जो कोविड की वैक्सीन जो दी गई है तकरीबन 6 करोड़ दिया गया, अपोज टू 7.7 करोड़ जो है अप्रैल में दिया गया था। जबकि मई में तो और भी ज्यादा पॉपुलेशन इस कैटेगरी में आ गया, 18+ को भी आपने खोल दिया था। तो ये लेकिन डोजेज जो है कम हो गए। ये दिखाता कि वैक्सीन शॉर्टेज में था आपका, वेरिएशन है स्टेट्स के बीच में, और स्टेट के अंदर में भी वेरिएशन है कुछ रूरल अर्बन एरिया को हम देखें तो। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना डिससेटिस्फेक्शन बताया कि ये जो एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है, जिसमें कि आपने सेंटर ने कह दिया कि स्टेट अपना प्रोक्योर करे, 50% हमारे पास होगा, 50% स्टेट अपना प्रोक्योर कर सकती है, प्राइवेट हॉस्पिटल कर सकता है। इससे जो बेसिकली कंपटीशन अपने डालते हैं स्टेट्स को, और बहुत सारे स्टेट जो है प्रोक्योर नहीं कर पा रहे हैं, और फॉरेन कंपनी जो है स्टेट के साथ डील करने को तैयार नहीं है। ये बेसिकली इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन पॉलिसी आपकी सही नहीं है एक तरह से। इसके अलावा सेंटर का मिसकैलकुलेशन रहा कि उन्होंने जान नहीं पाया कि कितना हमें डिमांड वैक्सीन का होगा आने वाले समय में, और वैक्सीन को आपने प्री ऑर्डर करके नहीं रखा जैसे कि बाकी देशों ने रखा। अगर हम देखें यूएसए, बाकी यूरोपियन यूनियन कंट्रीज ने ऑलरेडी जो है प्री ऑर्डर कर दिया था वैक्सीन के लिए डोजेज अपने पॉपुलेशन को देखते हुए। इंडिया उस कैलकुलेशन से मिस कर गई, इंडिया ने इस चीज को नहीं फोर्सी किया। इसके अलावा अभी हम देखें, हमने पहले भी इसको टैकल किया इस आर्टिकल को, इसमें कि जो गवर्नमेंट ने अभी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मना कर दिया बाहर वैक्सीन भेजने से, एक्सपोर्ट करने से, इससे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे फॉरेन पॉलिसी पे। इट इज अनक्लियर इफ द इंटरनेशनल सप्लायर्स वुड ट्रस्ट इंडियाज डिमांड फॉर लार्ज सप्लाई। तो ये इंडिया का डिमांड बेसिकली इंडिया का ट्रस्ट इस तरह से खराब हुआ है। इसके अलावा अनप्रिडिक्टिविटी जो पॉलिसी बेसिकली पहले क्या था, इंडिया ने कहा कि हम कोवैक्स में अच्छी खासी वैक्सीन भेजेंगे, लो इनकम कंट्रीज अफ्रीका को हम वैक्सीन देंगे। तो ये अब जो इंडिया ने मना कर दिया बेसिकली अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखाता है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, ऑल्सो वीकेंस इंडिया एम्बिट ऑफ निगोशिएशंस। ऑब्वियसली बात है, फॉरेन स्टैंड पे आप जो है निगोशिएट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो अब जो है बेसिकली स्टेट सेंटर बाजार ऑप्शन नहीं है कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी जाकर के हम वैक्सीन के शॉर्टेज को मीट कर पाएंगे। ये बेसिकली इनमें कहा वैक्सीन पॉलिसी को लेकर के, कुछ इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, जो आपका डिजिटल टैक्स टसल्स, ये बेसिकली जो है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस किया था और उसके बाद सस्पेंड भी कर दिया। 25% टैरिफ रेट 6 कंट्रीज के साथ तकरीबन ऑन ओवर 2 बिलियन ऑफ इम्पोर्ट्स। इसको किया था क्योंकि डिजिटल टैक्स जो वहाँ पे लगे हैं, सर्विसेज टैक्स, उसको उन्होंने सही नहीं माना है। यूनाइटेड स्टेट्स यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव में इसको सही नहीं माना, आर्टिकल 301। इसका हमारा अलग से है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज जो है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें जो बेसिकली इन्होंने टैक्स इम्पोज किया था बट उसको वापस ले लिया, तो इसमें कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पर आगे आने वाले समय में हम देखेंगे आर्टिकल क्या आता है। नहीं, जो आपका एक है ये आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स अ केस ऑफ ओवर रीच। तो ये बेसिकली आईटी रूल जो है आपका 2021, इसको लेकर के इंटरव्यू टाइप पे है, तो इसमें कुछ वैसा नहीं इंपॉर्टेंट है। इसको ऑलरेडी हमारा वीडियो जो इसमें डिटेल में कवर किया है कि आईटी रूल है क्या, और ज़्यादा इसमें जो फोकस है आपका बेसिकली जो व्हाट्सएप का लेकर के है। व्हाट्सएप ने जो अभी दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर किया है, जो एक क्लॉज है इस रूल में कि आपको फर्स्ट ओरिजिनेटर जो मैसेज जो है, कोई भी मैसेज जो है जो गवर्नमेंट को लगता है या जुडिशरी को लगता है कि वो सही नहीं है, उसका फर्स्ट ओरिजिनेटर मतलब कहाँ से वो ओरिजिन हुआ है, किसने पहली बार उसको पोस्ट किया है, उसका ओरिजिन ट्रेस करके आपको बताना होगा। व्हाट्सएप हो या कोई भी सोशल मीडिया इंटरमीडिएट हो, इसको लेकर के यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा बातें कही गई है कि ये इससे प्रिवेसी, ये जो बैलेंस होता है बेसिकली राइट टू प्रिवेसी हो गया और राइट टू सिक्योरिटी।
व्हाट्सएप कह रहा है कि भाई प्रीवियसी को ये हैम्पर कर रहा है, आपके हमें इंक्रिप्शन जो है उसको हम हटाना पड़ेगा, और गवर्नमेंट क्रेडिट की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है, क्योंकि मैसेज को ट्रेस करना जो इसने पहले बार किया है उसको हमें पकड़ के उसको पनिश करना। तो ये चीजें बेसिकली बैलेंस को कैसे वो चेंज कर रहा है, ये चीज के बारे में है। ज्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जो चीजें कुछ हम बता देता हूँ यहाँ पर। इन टू इंस्क्रिप्शन क्यों जरूरी है, तो भाई बेसिकली व्हाट्सएप जो कह रही है कि इन टू इंस्क्रिप्शन हमें इसमें हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर अभी के समय देखें तो व्हाट्सएप पे आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं, यूपीआई भी है, तो अगर आप इन टू इंस्क्रिप्शन हटाते हैं तो उससे जो क्या बेसिकली जो डेटा थेफ्ट और हैकिंग जो बढ़ गई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कंसर्न इसमें बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कहा गया कि जो हमने पहले भी देखा था कि मेटा डेटा को यूज करके भी आप जो है उस चीज को ट्रेस कर सकते हैं, तरह से पनिश कर सकते हैं, कल्प्रिट को आप बुक कर सकते हैं। और अभी के लॉ जो सर्विलेंस का लॉ है उसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि वो जो इंटरमीडिएट है, जो कंपनी है, उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो डिक्रिप्ट करे डेटा को डिक्रिप्ट करने में उनकी मदद करे। तो ये ऑलरेडी जो है बेसिकली कुछ है प्रोविजंस लॉ में, तो इसको बेसिकली हमें जो बैलेंस करके चलना चाहिए था। ये जो रूल्स है ये थोड़ा इंट्रूसिव है, ज्यादा बेसिकली आप सिक्योरिटी पे फोकस कर रहे हैं, प्रिवेसी को आप दरकिनार कर रहे हैं। तो ये वीडियो जो हमारा है बेसिकली आईटी रूल्स को लेकर के, उसको आप जरूर देखें, उसमें हमने क्रिटिसिज्म भी बताया डिटेल में, और क्या क्या वो रूल है पूरा डिटेल में, जो इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए भी क्या क्या रूल है उसको आप जरूर ध्यान में रखें। तो नेक्स्ट आर्टिकल का मूव करते हैं, इसका वीडियो आप जरूर देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, अ न्यू होम फॉर ओल्ड आर्टिफैक्ट्स। तो ये बेसिकली जो है सेंट्रल विस्टा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है उसी का एक पार्ट है कि नेशनल म्यूजियम जो है वहां पर उसको डिमोलिश किया जाएगा और इसको ट्रांसफर किया जाएगा नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में, म्यूजियम की तरफ बनाया जाएगा उसको। इसको लेकर इन्होंने बेसिकली फेवर किया है कि वो कैसे डिसीजन सही है। अभी तक आपने देखा होगा तो जैसे क्रिटिसिज्म किया गया था कि नेशनल म्यूजियम को आप हटा रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, तो उसका क्रिटिसिज्म हमने देखा था पहले के वीडियोज में, पहले के आर्टिकल्स में। इसमें जो उसको फेवर किया गया है, तो इसको आप भी देखें, पूरा पढ़े, ताकि आप जो है बैलेंस्ड आंसर जो है लिख पाएंगे। तो नॉर्थ साउथ ब्लॉक में गवर्नमेंट डिसाइड किया कि नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में इसको मूव किया जाएगा, म्यूजियम का जो भी आर्टिफैक्ट है, जो भी सामान है, जो उसको म्यूजियम बनाया जाएगा। तो बहुत सारे कंट्रीज में देखा गया कि प्लान्ड मूव अगर होता है ऐसा, कैन सर्व एज द कलेक्शन कंफर्ट एंड ऑडियंस एक्सपीरियंस नीड ऑफ द नेशनल म्यूजियम बेटर। तो बहुत सारे देशों में देखा गया कि अगर ऐसा प्लान्ड कन्वर्जन होता है कि आप एक छोटे म्यूजियम से बेसिकली बड़े म्यूजियम में नई जगह पर जा रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है कि अच्छा ही मूव होता है। बेसिकली देखा जाता है कि कंफर्ट और ऑडियंस एक्सपीरियंस जो है बढ़ता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दिया इजिप्ट के केस में, यहाँ पे इंप्रेसिव ग्रांड इजिप्शियन म्यूजियम इन गीजा will replace the crowded Egyptian museum in Tahrir स्क्वायर इन कैरो। तो यहाँ से बेसिकली हटा करके यहाँ पर इन्होंने गीजा में बड़ा म्यूजियम में इसको चेंज किया, हटाया, ट्रांसफर किया। तो न्यू प्रेमाइसेस, बहुत सारे नए म्यूजियम्स जो पुराने म्यूजियम्स नए प्रेमाइसेस पे मूव किए हैं ग्लोबल। तो ये पहला केस नहीं है, और इससे जो एक्सपीरियंस ऑलरेडी बेटर ही हुआ है, ज्यादा देशों में अच्छा हुआ है। कैसे अच्छा होगा यहाँ पर ये भी उन्होंने बताया है। पहली बात, नया लोकेशन जो है, स्पेस जो नए लोकेशन पे वो 4.5 गुना बड़ा स्पेस है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली बात ज्यादा सामान आप ला पाएंगे इसमें। तो ओवर म्यूजियम, अगर जो अभी नेशनल म्यूजियम की बात करें तो वहाँ तकरीबन 2 लाख जो आइटम्स हैं, कल्चरल आइटम्स अभी के म्यूजियम, नेशनल म्यूजियम में, और उसमें से सिर्फ 6% ही जो है डिस्प्ले में है। बहुत सारे को स्टोरेज में रखना पड़ता है क्योंकि जगह ही नहीं आपके पास, तो आप डिस्प्ले कैसे दिखाओगे। तो यहाँ पे क्योंकि 4.5 गुना बड़ा जगह है, तो आप ऑब्वियसली बात है 6% को ऑब्वियसली बात आप इंक्रीज कर पाएंगे कि ज्यादा सामान जो है डिस्प्ले में रहेगा, ज्यादा लोग जो है उस चीजों को देख पाएंगे, सराह पाएंगे, समझ पाएंगे। तो डिस्प्ले का एक तो ये हो गया आपका, स्पेस हो गया आपका। दूसरा, प्रोवाइड मच मोर स्पेस स्टोरेज के लिए भी। स्टोरेज का ऑब्वियस बात, स्पेस जब बढ़ रहा है तो आपको स्टोरेज के लिए भी अच्छा खासा बड़ा स्पेस मिलेगा। कॉन्स्ट्रक्टिव कोई और ऑब्वियसली बात है, कलेक्शन जो दिन पर दिन बढ़ते ही रहते हैं, नए नए सामान ऑब्वियसली बात म्यूजियम में आते ही रहते हैं, तो स्टोरेज की भी जरूरत है और स्टोरेज भी बढ़ेगा इससे। तो दूसरा आपका बेसिकली स्पेस जो है आपका यहाँ पर बढ़ रहा है, स्पेस फॉर डिस्प्ले और स्पेस फॉर स्टोरेज, दोनों के लिए आप जो है स्पेस आपको मिल गया बड़ा। पहला ये चीज हो गया। इसके अलावा वंस दे आर रिट्रोफिटेड टू प्रोवाइड फिटिंग एक्सटर्नल फैकेट, इसको रिट्रोफिट किया जाएगा, बेसिकली डिजाइन किया जाएगा नॉर्थ साउथ ब्लॉक को थोड़ा सा। इंक्रीज स्पेस वुड अलाउ मोर गैलरी स्पेसेस, इससे ज्यादा गैलरी स्पेसेस मिलेगी टू इंक्लूड बोथ एंशिएंट एंड कंटेम्पोरेरी इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर्स। तो गैलरी आप बना सकते हैं अलग अलग, इन एंशिएंट के लिए हो गया, मॉडर्न के लिए हो गया। द करंट म्यूजियम ऑल्सो स्ट्रगल्स इन टर्म्स ऑफ फाइंडिंग स्पेस विद एडिक्वेट आपका इन्वायरमेंटल कंट्रोल फॉर ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस।
तो एग्जीबिशंस के लिए बेसिकली ट्रैवलिंग एग्जीबिशंस के लिए कम जगह यहाँ पर एनवायरमेंटल कंट्रोल के मतलब, क्योंकि अगर आप एग्जीबिशंस लगाते हैं तो वहाँ पे जो कुछ सामान है जिसको कि एक निश्चित इन्वायरमेंट में रखना है, उसको आप बाहर ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते हैं, तो वो भी जगह वहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो आपको बड़ी बड़ी गैलरियाँ हैं, बड़े बड़े स्पेसेस है, तो आप एग्जीबिशन जो है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में लगा सकते हैं। ये एक फायदा है। एग्जीबिशंस लगे तो अभी सी बात है, जो आर्टिफैक्ट है देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ पाएंगे। इंक्लूडिंग एबल टू सर्व दिस कलेक्शन नीड्स बेटर। इसके अलावा जो बेसिकली इसके अंदर इंस्टीट्यूट भी है, नेशनल म्यूजियम इंस्टीट्यूट, जहाँ पे स्किल ग्रेजुएट बेसिकली होते हैं, ग्रेजुएशन किया जाता है, स्किल दिया जाता है इसको रिलेटेड। नॉट ओनली सर्व द नीड ऑफ द म्यूजियम बट ऑल्सो द ब्रॉडर नीड्स ऑफ इंडिया कल्चर सेक्टर। ये बेसिकली यहाँ से जो ग्रेजुएट्स होते हैं इनको क्या फायदा होगा, तो ग्रेटली बेनिफिट विद लार्ज इंक्रीज लेबोरेटरीज, लेबोरेटरी इनके लिए ज़्यादा मिलेगी, गैलरी होगी, टीचिंग फैसिलिटीज बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें मतलब कि आप स्किल ट्रेनिंग को भी आप बढ़ा सकते हैं, अच्छा होगा। और ठीक है, इसमें नए फील्ड्स भी आप जोड़ सकते हैं बेसिकली। ऑल्सो एन इंटरेस्ट टू एक्सपेंड एनएमआई एंड इनकॉर्पोरेट इन प्रोग्राम्स इन इस प्रोग्राम इन म्यूजियम म्यूजियोलॉजी आर्ट हिस्ट्री। तो इसको इन प्रोग्राम जो अभी तक नहीं थे इसमें, जो हम यहाँ पे टीचिंग नहीं दे पा रहे थे इस स्ट्रीम में, उस स्ट्रीम को भी आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जगह है, लेबोरेटरीज है, तो उसमें आप उस स्ट्रीम को ऐड कर सकते हैं, उनको उनकी पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लान अगर होगा तो डैमेज जैसे कहा जाता है कि आप ट्रांसफर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन ट्रांसफर करेंगे तो बहुत सारे सामान डैमेज होने का भी है, क्योंकि बड़े सामान भी है, छोटे सामान भी हैं, तो उसको अगर प्लान करेंगे सही तरीके से तो वो कम से कम हो सकता है। ये मोटा मोटी जो है फेवर में एक आंसर है, जिसको कि आप जरूर नोट डाउन करें, ताकि आप जो है बैलेंस आंसर को लिख सकेंगे। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है 30% प्राइम मिनिस्टर PMGKY रेसिपेंट ये टू गेन ग्रेन्स फॉर मे। ये जो स्कीम है बेसिकली प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब कल्याण अन्न योजना। तो ये इसके अंदर में क्या था, बेसिकली पिछले साल ये स्कीम स्टार्ट हुई थी 2020 में, इसको हमने पहले कवर किया था। तो ये इस साल इसको फिर से गवर्नमेंट लेके आई है इसी स्कीम को। इसमें क्या है कि मई और जून 2 महीने में जो है गवर्नमेंट जो राशन कार्ड होल्डर है, रेशन कार्ड होल्डर जो है उनको जो उनको नॉर्मल राशन मिलता है सब्सिडाइज कम रेट पे, वो तो मिलेगा ही, उसके साथ ही साथ 5 kg ऑफ राइस और व्हीट जो है उनको दिया जाएगा फ्री। ये बेसिकली स्कीम है 2 महीने के लिए। पिछले साल ये 3 महीने के लिए आई थिंक स्टार्ट की गई थी, क्योंकि पेंडेमिक था, दुकान बेसिकली जॉब्स लॉसेस थे, तो माइग्रेंट वर्कर और जो छोटे मोटे विलेजर्स थे उनको बेसिकली काम नहीं था, तो उनको लिए खाने के लिए बेसिकली ये एडिशनल यहाँ पर किया गया था प्रोविजन। इसमें कहा गया कि अभी तक बेसिकली 30% जो रेसिपेंट है जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनको मिलना चाहिए था राशन, मई महीने जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, उनको नहीं मिला या उन्होंने नहीं लिया। ये बेसिकली ये पूरा स्कीम के बारे में बताया गया आर्टिकल में। तो ओनली 55 करोड़ जो है बेसिकली लोगों ने रिसीव किया है इस स्कीम के अंदर में। लेकिन जबकि अगर देखा है तो 90% बेनिफिशियरीज ने सब्सिडाइज जो ग्रेन है, जैसे मैंने कहा रेशन कार्ड होल्डर जो है उनको पीडीएस से सब्सिडाइज ग्रेन भी मिलता है, जो पहले से स्कीम चली आ रही है सालों साल से, वो 90% लोगों ने लिया है। बट 30% यहाँ पे कैसे बेसिकली, यानी 10% यहाँ पे कमी है, लेकिन यहाँ पे 30% लोग कम है। तो ये क्यों हुआ बेसिकली, ये बेसिकली है कि बहुत सारे स्टेट्स ने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया या उस चीज़ों को नहीं पहुँचा पाया लोगों तक। तो ये मोटा मोटी स्कीम के बारे में ये स्कीम क्या है और ये कैसे बेसिकली हेल्प कर रही है पेंडेमिक को लड़ने में लोगों को। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है स्ट्रॉन्ग पॉलिसी में ब्लैक कार्बन कैन शार्पली कट ग्लेशियर मेल्ट, वर्ल्ड बैंक स्टडी। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक ने एक स्टडी किया है, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। हाँ ठीक है। इस एरिया में बेसिकली हिमालयन एरिया में कहाँ पे, हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश बेल्ट में, माउंटेन रेंजेज में, और जो ग्लेशियर मेल्टिंग यहाँ पे देखा गया कि रेट ऑफ जो ग्लेशियर जो होते हैं, ग्लेशियर क्या होता है बेसिकली आइस सीट एक तरह से बड़ा हो गया एक तरह से, तो उसका मेल्टिंग जो यहाँ पर ज़्यादा है कंपेयर टू, अगर ग्लोबल देखें हम, ग्लोबल एवरेज देखें, तो यहाँ जो रेट है बेसिकली हिंदू कुश की बात यहाँ पे की गई है, वो तकरीबन 0.3 मीटर्स पर ईयर वेस्ट साइड में और टू 1 मीटर पर ईयर ईस्ट साइड में। ये जो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा है, इसका क्या कारण है, इन्होंने रिसर्च जो किया बताया कि ब्लैक कार्बन बेसिकली ब्लैक सूट जो होता है बेसिकली होता है एक तरह से कार्बन सूट जो कहते हैं हम, उसके कारण, उसके डिपॉजिट के कारण जो है ये ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम। ये पॉल्यूशन में आपका इन्वायरमेंट में जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है इसका, ब्लैक सूट के बारे में, ब्लैक कार्बन को लेकर के और ग्लेशियर मेल्ट को। ह्यूमन एक्टिविटी के कारण एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्लेशियर सोन मेल्ट, और इसको रिड्यूस हम कर सकते हैं करंटली फिजिबल पॉलिसी बाय एडिशनल 50% फ्रॉम करंट लेवल। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 50% तक अगर हम सही पॉलिसी अपनाएं। तो ब्लैक कार्बन क्या है भाई,
शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट एक तरह का है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है वार्मिंग का। सेकंड लार्जेस्ट, पहला सबसे पहला कौन है? CO2। तो इसके बाद ब्लैक कार्बन सबसे ज्यादा वार्मिंग को कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्लोबली। और इसका एक फायदा क्या है, बेसिकली बेनिफिट क्या है? अनलाइक अदर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, ये क्विकली जिसको आप वॉश आउट कर सकते हैं और कैन बी इमिलेटेड फ्रॉम एटमॉस्फेयर इफ इमिशन स्टॉप्स। तो बाकी CO2 क्या बेसिकली बहुत सालों तक वो रहेगा एटमॉस्फेयर में ये सब, लेकिन इसमें क्या है कि इसको आप अगर वॉश आउट करते हटा दे तो ये एनवायरमेंट से चला जाएगा, हट जाएगा, इसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा। ये एक फायदा है, लेकिन सबसे सेकंड लार्जेस्ट वार्मिंग का पोटेंशियल, सेकंड लार्जेस्ट वार्मिंग का रीजन ये है। पोटेंशियल अलग बात होती है, ग्रीन हाउस वार्मिंग पोटेंशियल अलग है, इसको आप कंफ्यूज ना करें। अनलाइक हिस्टोरिकल कार्बन इमिशंस, इट इज ऑल्सो लोकलाइज, ये भी लोकलाइज भी है एक तरह से, लेकिन इसका सोर्स भी लोकलाइज होता है, इम्पैक्ट भी जो है जनरली लोकल होता है। मतलब यहाँ से हुआ है, यहाँ पे ज्यादा इमिशन हो रहा है, इस एरिया को ये इम्पैक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से उठ करके वो USA चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको लोकल सोर्स भी आपको, आप उसको कम कर सकते हैं लोकल पॉलिसी से, और लोकल इम्पैक्ट को आप कम कर सकते हैं। तो क्या करने की जरूरत है? इनहेंसिंग फ्यूल इफिशिएंसी स्टैंडर्ड हम बढ़ाने की जरूरत है व्हीकल्स में। डीजल व्हीकल को आप कम करें, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आप स्टार्ट करें। एक्सेलरेट यूज ऑफ LPG जो है कुकिंग के लिए ज्यादा यूज करें, क्योंकि आप देखते हैं जो कुकिंग जो होता है बेसिकली जहाँ पे LPG यूज नहीं होता, तो वहाँ पे बहुत सारे जो ब्लैक कार्बन जो सूट्स हैं, वो धुआं जो है वो निकलता है ब्लैक कार्बन, वो उसको आप कम कर सकते हैं अगर आप LPG गैसेस को यूज करेंगे, क्योंकि ये क्लीन फ्यूल है। और कुक स्टॉव जो बेसिकली बहुत लोग यूज करते हैं, उसको आप क्लीन करते रहना जरूरी है। एंड अपग्रेडिंग ब्रिक क्लीन टेक्नोलॉजी, ब्रिक क्लीन से भी काफी निकलता है, तो उसको भी हम अपग्रेड करें टेक्नोलॉजी को, ताकि ये धुआं जो ब्लैक कार्बन वो कम हो सके। इसके अलावा जो ग्लेशियर मेल्ट का क्या होगा भाई? मेल्ट से फ्लैश फ्लड जो हम ऑलरेडी देखते हैं इस एरिया में, उत्तराखंड हिमालयन रीजन में फ्लैश फ्लड हो सकते हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकता है, स्वेल इरोजन, ग्लेशियर मेल्ट, आउटबर्स्ट फ्लड्स, ये सब का बेसिकली इसका आफ्टर इफेक्ट बेसिकली डिजास्टर जो है इनसे ग्लेशियर मेल्ट से हो सकता है। रिपोर्ट्स ऑफ ब्लैक कार्बन एक्ट इन टू वे, दो तरह से जो ग्लेशियर मेल्ट को बढ़ाता है। कैसे? एक तो डिक्रीजिंग सरफेस रिफ्लेक्टेंस ऑफ सनलाइट एंड बाय रेजिंग द एयर टेम्परेचर। तो ये आइस मान लीजिए ग्लेशियर है, इसके ऊपर अगर डिपॉजिट हो जाता है मान लीजिए, तो ऐसे क्या है, ये ग्लेशियर जो है सनलाइट जो आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है आसानी से, तो ये जो है यहाँ पे ज़्यादा इस पे हीट का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगर यही ब्लैक कार्बन होगा तो ये रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लैक जो बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेता है हीट, एब्जॉर्ब होगा तो अभी सी बात है यहाँ पर मेल्टिंग वार्मिंग ज़्यादा होगी, और एयर टेम्परेचर को भी यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो यहाँ की सराउंडिंग एयर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा आपका, तो ऑब्वियस बात है वार्मिंग होगा तो ग्लेशियर मेल्ट ज़्यादा होगा। तो ये इम्पैक्ट इसका है, और इसका ग्लेशियर मेल्ट से क्या हो सकता है ये है, सॉल्यूशन क्या है ये हो गया। तो ये आपका डिफिनेशन हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये इसका इम्पैक्ट है, और ये इसका सॉरी मेथड है, आप कह सकते हैं कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, एक तो वार्मिंग है ही, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है आपका क्या हो सकता है आपका डिजास्टर। तो ये लोकलाइज है, तो इसको लोकलाइज हम दूर कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को यूज सही करें, हाइड्रो पावर को सही तरीके से यूज करें, और इंडस्ट्री जैसे ब्रिक क्लीन जो है उस पर हम उसको और इफिशियंट करें, ताकि हम ब्लैक कार्बन को हम कम कर सकें। ये सॉल्यूशंस हैं, इसको आप ओवरऑल लिख सकते हैं अपना इन्वायरमेंट केस में। नेक्स्ट जो आपका आर्टिकल है, सर्विसेज PMI स्विंग्स जॉब कट्स एक्सेलेरेट। तो ये जो PMI इंडेक्स है बेसिकली परचेजर मैनेजर्स इंडेक्स, इसको हमने पहले भी डील किया था। इसमें क्या है बेसिकली, ये IHS मार्केट सर्विसेज परचेजर मैनेजर इंडेक्स, तो ये इंडेक्स जो है बेसिकली PMI, इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये जो क्या है सर्वे बेस्ड है, एक तरह से सर्वे बेस्ड है। इसमें जो है सर्वे किया जाता है, जो इंडस्ट्री से लोग जुड़े हुए हैं, कि भाई आपका कैसा आपका मानना है, आपकी व्यू क्या है इस महीने के लिए। हर महीने का सर्वे होता है आपका, मतलब कितना आपका डिमांड आया, कितना आपने प्रोडक्शन बढ़ाया, कितना आपने जॉब ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया, कितने लोगों को रोजगार दिया हटाया, वो सारी कुछ बेसिकली सर्वे किया जाता है दो सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ये दो सेक्टर का यहाँ पर देखा जाता है, फिर दोनों सेक्टर को कंबाइन करके एक इंडेक्स निकाला जाता है। तो पहले हमने मैन्युफैक्चरिंग का देखा था पिछले आई थिंक कल ही आर्टिकल में। आज जो है सर्विस का मैंने बताया कि सर्विस सेक्टर में अगर हम देखें ये इंडेक्स, अब और भी बताता हूँ, इसमें बेसिकली मार्किंग होती है 50 एक बेसलाइन कर सकते हैं आप, 50 से अगर ज़्यादा है इसका मतलब उस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस या ओवरऑल देखा जाए तो वहाँ ग्रोथ है, 50 से अगर कम है इसका मतलब वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखा गया इकोनॉमी में उस सेक्टर में। लेकिन अगर दोनों महीने में अगर 50 से ज़्यादा है, लेकिन एक महीने में नेक्स्ट मंथ में 50 पिछले महीने से रैंकिंग कम हुई है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन है मंथ टू मंथ बेसिस पर। ठीक है, ओके, बेसिकली पॉइंट्स है, तो अगर पॉइंट कम हो रहा है तो ऑब्वियस बात है कॉन्ट्रैक्शन है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें देखा गया सर्विस सेक्टर में 46.4 मार्क्स बेसिकली रैंकिंग पॉइंट दिया गया है, और अप्रैल में इसी सर्विस सेक्टर को 54 बेसिकली दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऐसे भी है, और 50 से कम है तो ऑलरेडी ये कॉन्ट्रैक्शन है। ओवरऑल डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डिमांड कम हुए हैं। फॉरेन डिमांड बहुत ज़्यादा रेट से कम हुआ है अक्टूबर से ही, अगर हम देखा जाए तो। पीएमआई जो, हाँ एक और चीज़ बता दूँ, ये बेसिकली मंथ के स्टार्ट में रिलीज होता है, मंथ के स्टार्ट में इसको हर मंथ का पिछले महीने के लिए मई का जो है जून के स्टार्टिंग में इसको रिलीज कर दिया जाएगा, जून का जो है जुलाई के स्टार्टिंग में रिलीज हो जाएगा। इससे क्या होता है, बेसिकली आपको जो एडवांस में जो आईआईपी इंडेक्स और बाकी जो इंडेक्स आने वाले हैं इंडस्ट्रियल प्रोटेक्शन के, उसका आपको अंदाजा लग जाएगा वो कैसा होगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये इंडेक्स की पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी है। इसमें जो बेसिकली देखा था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी धक्का लगा, लेकिन फिर भी वो अपना ठीक लेवल पर है। सर्विस सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिला है स्ट्रगल, जो पेंडेमिक से ज़्यादा इसको इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो यही मोटा मोटी इंडेक्स के बारे में। तो फ्रेंड, ये था आज का हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। उसको आप लाइक कर सकते हैं नीचे, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सके और इस वीडियो को और ज़्यादा लोगों तक आप फैला सके। और सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे आप इसको शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में जो हमने कुछ अलग अलग वीडियो के लिंक दिए हैं जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, एनसीईआरटी, पॉलिटी, इकोनॉमी के, उसको आप क्लिक करके उन वीडियो को भी आप जरूर देखें, ताकि आपका प्रिपरेशन जो है और अच्छे तरीके से हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।